नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू जयपुर से ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी की सहायक आचार्य हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो विषय है, वो टॉपिक है नाटक परिचय। सबसे पहली बात, नाटक कहते किसे हैं, क्या होता है नाटक? आप सभी ने नाटक होते हुए देखा होगा, कुछ ने नाटक किया भी होगा और नाटक जो है वो हमारे समाज में विद्यमान है। हमारे जो भरत मुनि जी थे उन्होंने ये बात कही थी कि पंचम वेद नाटकम, है ना। भारतीय परंपरा में नाटक को पंचम वेद कहा गया है ना। नाटक जो है वो काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग है। देखिए विद्यार्थियों, ये सभी आप लोग जानते हैं कि नाटक जो है वो दृश्य कला का माध्यम है ना। नाटक जो है वो काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग है। अभिनय के माध्यम से समाज और व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही नाटक है। अभिनय के माध्यम से जब हम समाज और व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन आप लोग समाज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। इसमें कथा तत्व की प्रधानता होती है। किस तत्व की प्रधानता होती है? कथा तत्व की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका उद्देश्य शिक्षण और मनोरंजन के साथ साथ, है ना, किसके साथ साथ? शिक्षण और मनोरंजन के साथ साथ मानवीय संवेदना, समस्याओं, समाज का यथातथ्य चित्रण करना, ये सब क्या कहलाता है? नाटक के बारे में नाटक कहलाता है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो है नाटक। नाटक का परिचय क्या है, क्या होता है नाटक, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि हिंदी में नाटक कैसे आया, फिर इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। मतलब पारंपरिक संदर्भ में, है ना, नाटक जो है वो दृश्य काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण के द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि से भी रसानंद कराती है, दृष्टि से भी रस की अनुभूति कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? नाटक। और नाटक में सबसे बड़ा तत्व जो है, सबसे प्रमुख तत्व है वो है अभिनेता। अभिनेता होती है और लोक चेतना को, जो समाज में व्याप्त चेतना है, सामाजिक चेतना है, उसको लेखक और मंच की मूल प्रेरणा नाटक में माना जाता है। बाबू गुलाब राय जी ने एक बात कही थी। बाबू गुलाब राय ने नाटक की परिभाषा दी थी कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्र द्वारा चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। वो चीज क्या कहलाती है? नाटक। नाटक में जीवन की अनुकृति को, जीवन में जो कुछ घट रहा है उसको शब्दगत संकेतों से संकुचित करके उसको सजीव पात्रों के द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है नाटक। नाटक इसलिए किया जाता है कि समाज में बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। समाज में जो कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। जो भी कुछ समाज में फैला हुआ है, जो भी कुछ समाज में चल रहा है, वो समाज में लोगों को वो चीज़ समझ में आए, लोग उसके बारे में जाने, है ना। नाटक कम से कम परंपरागत रूप में कहा जाता है कि 5 अंकों का होना चाहिए, जिसमें आरंभ, विकास, फिर चरम और उसका अंत दिखाया जाना चाहिए। भारतीय परंपरा में नाटक को पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद नाटकम। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत प्रचलित हैं, लेकिन अनुकरण की प्रवृत्ति जो नाटक के मूल में, कई विद्वानों ने बहुत सारे अपने मत दिए, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम मानेंगे कि नाटक में, कई विद्वानों ने माना है कि बहुत सारे विद्वानों ने इस मत पर अपनी सहमति जताई है कि अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है, किसी काम को यथातथ्य रूप से करना, वो क्या कहलाता है? अनुकरण। और अनुकरण की प्रवृत्ति ही नाटक का मूल है। और नाटक के मूल में मनुष्य की 4 प्रवृत्तियां काम करती है। क्या क्या काम करती है? अनुकरण, आत्म प्रसार, आत्मा को प्रसार करने की इच्छा, जाति की रक्षा का भाव। देखिए जाति यहाँ कौन सी हुई? मानव जाति, पशु जाति, है ना, इस तरीके की जाति की रक्षा का भाव। और सबसे बड़ा आत्माभिव्यक्ति, आत्म को निकालने के लिए, आत्म की बात करने के लिए, आत्म का जो मानव के मन का खुद की अभिव्यक्ति करने के लिए किस चीज की आवश्यकता हुई? हमें नाटक की। अब
हम यहाँ पे बात करते हैं कि नाटक जो है वो नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग है और अभिनय के माध्यम से चरित्रों का प्रदर्शन किया जाए, वो चीज़ें नाटक, वो वस्तु नाटक कहलाती है। इसमें कथा तत्व की प्रधानता होती है, इसमें आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता होती है, जाति की रक्षा का भाव होता है ना। तो सबसे पहली बात, नाटक में क्या होना चाहिए। नाटक के सबसे पहले तो मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे कि नाटक के मुख्य तत्व क्या क्या है। नाटक के मुख्य तत्व 7 माने गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है? कथा वस्तु। भाई कथा नहीं होगी तो नाटक नहीं चलेगा। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद। संवाद होने जरूरी है। बात कैसे पता चले? क्योंकि दृश्य काव्य है, इसलिए संवादों के माध्यम से, संप्रेषणीय संवादों के माध्यम से नाटक की जो कथा वस्तु है, कथा को गति प्रदान होती है और वो आगे धीरे धीरे चलता है। फिर देश काल वातावरण का चित्रण है ना, और संकलन त्रय। संकलन त्रय का मतलब कार्य की एकता होनी चाहिए, काल की एकता होनी चाहिए, ऐसे करके संकलन त्रय होना चाहिए। काल की एकता, कर्म की एकता और जो काल की एकता, कर्म की एकता और कार्य की एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई घटना सन 1948 में घटी और कोई घटना हम 1922 में दिखा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नाटक का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य, देखिए उद्देश्य किसी भी रचना का जो है वो प्रणयन होता है, किस उद्देश्य के माध्यम से, किस लक्ष्य को लेकर के आपने वो रचना की है, वो नाटक बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपने किस उद्देश्य को लेकर के इस नाटक का, जैसे मान लीजिए कि विधवा विवाह या सती प्रथा को बंद करने का या पेड़ों को बचाने का कोई नाटक है, तो उसमें उद्देश्य क्या हुआ? वृक्षों की रक्षा करने का उद्देश्य हुआ। इसलिए समाज के मनोरंजन के लिए तो आपने रचे, लेकिन उसमें आपका एक उद्देश्य पूरा हो रहा है कि पेड़ों को हमें बचाना है। फिर शैली, फिर अभिनय तथा रंगमंच। अभिनय नाटक में और क्या होता है, कहानी और नाटक में जो मूल अंतर है, जो मूल फर्क है, वो यही है, कहानी में हम उसको नाट्य रूप में रूपांतरित करके उसका अभिनय करते हैं। तो अभिनय जो है वो नाटक की जान है, वो नाटक का सर्व प्रमुख तत्व है। अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कथा वस्तु क्या है, नाटक चरित्र चित्रण क्या होता है। और क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि नाटक में अभिनेता की प्रधानता होती है, तो अभिनेता कैसे होती है, हम सब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बात, कथा वस्तु क्या होती है। ठीक है, कथा वस्तु नाटक की कहानी को कहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कथा की जो कहानी होगी, कोई कथा है, कोई कहानी है, उसकी जो कथा वस्तु होगी, उसकी जो कहानी होगी, वो भी कथा वस्तु ही कहलाएगी। लेकिन नाटक की कहानी को क्या कहेंगे हम? कथा वस्तु कहेंगे। किंतु नाटककार उपन्यास की तरह, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि नाटककार उपन्यास की तरह विस्तृत कथा वस्तु के चयन के लिए स्वतंत्र नहीं होता, उसके पास खुला फलक नहीं होता। उसको क्या करना पड़ता है कि सिर्फ 3-4 घंटे में, कितने घंटे में? 3-4 घंटे में वो नाटक खत्म हो जाए, वो नाटक समाप्त हो जाए। उसे सीमित अवधि, यहाँ देखिए, उसे सीमित अवधि में 3-4 घंटे में अभिनीत किए जाने योग्य कथा सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। अतः वह विस्तृत कथा वस्तु से अपने कथ्य को, अपने जो उसका जो कथ्य है, उसकी जो बात है, उसको क्या करता है? चुन लेता है ना। वो उपन्यास की तरह, तो उपन्यास में क्या है, पहले एक मूल कथानक होगा, फिर उसके अवान्तर कथानक होंगे, फिर उसमें छोटी छोटी किंवदंतियां चलेंगी, दंत कथाएं, ऐसे ना, तभी तो उपन्यास का फलक विस्तृत होता है। नाटक का फलक क्या होता है? थोड़ा संकुचित होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसको, मतलब उसमें हम ऐसा कथानक न ले लें जिसमें आग जलाने का चित्रण हो, हम उसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। हम उसको सांकेतिक रूप से फिर प्रदर्शित करेंगे। बाढ़ का चित्रण नहीं लेना, क्योंकि बाढ़ का चित्रण यदि हम लेंगे तो ऐसी कथा वस्तु उसमें सीमित होनी चाहिए। 3-4 घंटे में वो क्या किए जाने योग्य हो, अभिनीत किए जाने योग्य हो, वो कथा सामग्री हो। और उसको विस्तृत कथा वस्तु भी यदि मिले, कोई उपन्यास का भी नाट्य रूपांतरण करना पड़े, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो 3 या 4 घंटों में उसको वो ख़त्म हो जाए। 3 या 4 घंटों तक वो दर्शकों का मनोरंजन कर सके, प्लस उसमें कोई आपका जो अंदर का जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो कोई समाहित हो। नाटक की कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी कथा वस्तु होती है? एक होती है आधिकारिक कथा वस्तु, एक होती है प्रासंगिक कथा वस्तु। कौन कौन सी कथा वस्तु? एक होती है आधिकारिक कथा वस्तु,
दूसरी होती है प्रासंगिक कथा वस्तु। अब आधिकारिक कौन सी होती है? जो मुख्य कथा चल रही है ना, मुख्य कथा चल रही है वो कथा कौन सी कहलाएगी? आधिकारिक कथा वस्तु कहलाएगी। और जो सहायक उसको उसको उसके चरम बिंदु तक पहुंचाने के लिए सहायक होगी वो कौन सी कथा वस्तु कहलाएगी? प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं आधे अधूरे। आधे अधूरे में सावित्री की जो आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश जी का, उसमें सावित्री की जो कथा है वो मूल कथा है। उसके साथ उसकी बच्चियों की कथा भी चल रही है, उसके साथ अशोक की कथा भी चल रही है। जो अशोक की जो कथा है, अशोक जो उसकी बच्चियां उसको कहती है आप अशोक भापा जी बोलिए, तो वो जो है वो कौन सी कथा वस्तु हुई? वो कथा वस्तु हुई प्रासंगिक कथा वस्तु। ठीक है। प्रासंगिक कथा वस्तु के भी दो भेद है, पताका और प्रक्रिया। मुख्य कथा के साथ अंत तक चलने वाली प्रासंगिक कथा वस्तु प्रक्रिया कहलाती है, जबकि बीच में समाप्त हो जाने वाली प्रासंगिक कथा क्या कहलाती है? पताका कहलाती है ना। मुख्य कथा के साथ जो साथ साथ जो चल रही है वो प्रासंगिक कथा, जो अंत तक जो चलती है वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है। और बीच में समाप्त हो जाने वाली कथा वस्तु क्या कहलाती है? वो कहलाती है पताका। क्या कहलाती है? पताका। तो समझ में आ गया आपको कि मुख्य कथा के साथ में अंत तक चलने वाली जो प्रासंगिक कथा है वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया, और बीच में ही समाप्त हो जाने वाली क्या कहलाती है? पताका कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं। कथा वस्तु कार्य और व्यापार की दृष्टि से, देखिए आप इसमें देखिए, कार्य और व्यापार की दृष्टि से कथा वस्तु की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। और इन्हीं अवस्थाओं में कथा वस्तु को संगठित किया जाता है, इन्हीं अवस्थाओं में कथा वस्तु को बांधा जाता है। कौन कौन सी कथा अवस्थाएं हैं? सबसे पहले प्रारंभ। किसी भी कथा वस्तु का क्या होता है? प्रारंभ। सबसे पहले उसके बारे में बताया जाएगा कि सबसे पहले शुरुआत होगी किसी भी चीज की, वो क्या कहलाएगा? प्रारंभ। फिर उसके बाद विकास, कैसे वो आगे बढ़ेगी। फिर एक चरम सीमा, एक चरम स्थिति आती है। गलती से मुझसे चरम सिम लिख गया। चरम सीमा, जो एक चरम बिंदु उसका आ जाएगा। फिर निगति माने उसका उतार, उसका ढलाव। भाई हमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है कि किसी भी नाटक की, किसी भी कहानी की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? गाय के पूंछ के पश्चिम भाग के समान होनी चाहिए। कैसे? क्यों? गाय के पूंछ जैसे पहले हल्की सी मोटी, फिर बीच में बहुत मोटी, और फिर लास्ट तक जाते जाते, अंत तक जाते जाते वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो कैसी होनी चाहिए? फिर निगति माने उतार होना चाहिए, और फिर उसकी क्या होनी चाहिए? समाप्ति होनी चाहिए। इन्होंने संस्कृत के आचार्यों ने इन जो अवस्थाओं को क्या क्या कहा है वो देख लेते हैं। प्रारंभ, किसी भी कार्य की शुरुआत। फिर प्रयत्न मतलब वो चीज खत्म हो रही है। फिर प्राप्त्याशा, कि फल मिलने की आशा है। नियताप्ति, नियतता, उसकी नियत निश्चित हो गई है। और फिर फलागम, अंत में वो निष्कर्ष को पहुंच गया है। इन अवस्थाओं की सहायता 5 अर्थ प्रकृतियां या 5 संधियां करती हैं, है ना। इन कथा वस्तु की जो ये अवस्थाएं होती है इसको 5 संधियां पूर्ण करती हैं। कौन कौन सी? कथानक के, आप पहले हम ये देखें अर्थ प्रकृतियां, संधियां क्या होती हैं। नाटक के कथानक को जो चमत्कार पूर्ण अंश अभिष्ट फल की ओर ले जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति। ये 5 है: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, है ना। और ये जो अर्थ प्रकृतियां और संधियां होती है, संधियां 5 होती है: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, गर्भ, अवमर्श और विमर्श, अवमर्श या विमर्श और निर्वहन। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श या विमर्श और निर्वहन माने उपसंहार होता है। अर्थात ये जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज किसी भी, ये आप उस तरीके से समझिए कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ का कैसे कैसे वो पुष्पित पल्लवित होगा। सबसे पहले हम बीज लगाएंगे, फिर वो थोड़ा और बढ़ेगा, उसे बिंदु कहेंगे। फिर पताका, बिल्कुल चरम सीमा उसकी आ जाएगी तो पताका कहलाएगी, ध्वजा की तरह लहरने वाली, पताका की तरह लहरने वाली। फिर प्रक्रिया, फिर और ऊपर बढ़ेगा, और फिर कार्य, लास्ट में उसका कार्य, अंत में उसका कार्य संपादित हो जाएगा। गर्भ कार्य की जो कार्य संधियां, है ना, संधियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख संधि, शुरुआत, मुंह में जैसे खाना डालते हैं, खाना खाते हैं ना हम लोग, मुख संधि। फिर प्रतिमुख संधि, फिर गर्भ संधि, अवमर्श, बिल्कुल पैरों तक, घुटने तक आ जाए वो अवमर्श या विमर्श संधि,
और फिर पैरों से नीचे निर्वहन संधि, है ना। निर्वहन का मतलब उपसंहार। इस तरीके से कथा वस्तु ये हर जगह लगभग समान होती है, उपन्यास में भी, कहानी में भी। कुछ जगहों पर इसमें अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी, है ना, ये इसी मतलब समानता के साथ इसी रूप में चलती है। अगला हम देखें पात्र चरित्र चित्रण क्या है। नाटक में घटनाओं के आधार कौन होते हैं? पात्र होते हैं। नाटक के प्रमुख पात्र को नायक कहते हैं। उसे नाटक का नेता भी कहा जाता है। वह कथा को फल की ओर ले जाता है। नायक ही नाटक के फल का उपभोक्ता होता है। नायक की पत्नी या प्रेमिका नायिका कहलाती है ना। नाटक की भाई एक हीरो होता है और एक होती है हीरोइन, ठीक है। तो हीरो जो होता है वो नायक हो गया और हीरोइन जो हो गई वो नायिका हो गई। हम सभी फिल्में देखते हैं, हम सभी फिल्में भी दरअसल नाटक का एक अतिरिक्त अवान्तर रूपांतरण ही है, लेकिन जो प्राचीन लोगों ने माना है तो नायक होता है, उसकी पत्नी नायिका कहलाती है। संस्कृत में नाट्य शास्त्र में नायक नायिकाओं के भेदोपभेदों और विशेष लक्षणों का विस्तृत विवेचन किया गया है। हमारे चूंकि हिंदी का आधार क्या है? संस्कृत है, और हम संस्कृत को इसी तरीके से काम में ले रहे हैं। नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। नायक के 4 प्रकार होते हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। अब जैसे राम है ना, तुलसीदास की रामचरितमानस के जो राम है वो धीरोदात्त नायक है ना। तो किसी राम काव्य के या राम नाटक के जो राम है वो धीरोदात्त नायक है, उनमें सभी गुणों का समावेश है, उनसे थोड़ा कम फिर धीर ललित, फिर धीर प्रशांत और धीरोद्धत। नायक के विरोधी या प्रतिपक्षी को प्रतिनायक या खलनायक कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। नायक के सहायक पीठमर्द कहलाते हैं। नायिकाएं भी 4 प्रकार की मानी गई हैं: दिव्या, नृपतिनीर, कुलस्त्री तथा गणिका। आधुनिक विवेचन के अनुसार नायिकाएं स्वकीया, परकीया और सामान्या, ये 3 मानी गई हैं। इनकी विरोधिनी, जैसे नायक का खलनायक कहलाता है तो इनकी खलनायिकाएं कहलाती हैं। अब सीधी बात यह है कि जो नायक है वो नायक में चरित्र चित्रण उपन्यास की तरह ही होता है। पात्रों की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण द्वारा उनकी आंतरिक एवं बाह्य वृत्तियों का प्रकाशन किया जाता है। नाटककार 3 प्रकार से चरित्र चित्रण करता है। किस किस के द्वारा? कथोपकथन द्वारा, संवादों के द्वारा करता है। स्वागत कथन, अपने मन में जो वो कहते हैं ना, बैठा बैठा चिंतन कर रहा था, आत्म मन की बात हुई, अंदर से जो बात आती है, अरे मैंने तो ऐसे कर दिया, वो स्वागत कथन द्वारा। और कार्यकलाप या कार्य व्यापार द्वारा, ये 3 प्रकार से चित्रण किया जाता है। अब बात आती है कथोपकथन या संवादों की। किसे कहते हैं? नाटक की भित्ति माने दीवार संवाद पर ही टिकी होती है। कथाक्रम के विकास और चरित्र चित्रण के लिए कथोपकथन की अनिवार्य उपयोगिता मानी जाती है। कथोपकथन संवाद की सफलता पर ही नाटक की सफलता निर्भर करती है। जैसे बात करते हैं रामचंद्रिका की। रामचंद्रिका नाटक केशव द्वारा लिखा गया। तत्कालीन समय में जब नाटक का प्रादुर्भाव नहीं तो उसके संवाद ही बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राही मसूम रजा के नाटकों में आप देखिएगा, महाभारत जो हमारे यहाँ बी आर चोपड़ा जी की आती थी या उन्होंने लिखे, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक नाटक आता है जिंदगी गुलजार है करके, तो उसके क्या है, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे में सावित्री के लिए एक संवाद, सावित्री के संवाद, है ना, तो वो सब संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें नाटकीय तौलिए उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है, उसके संवाद बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसमें नाटकीय वस्तु का विकास इसी के द्वारा संपन्न होता है। नाटकों में नाटकीय लाघव लाने के लिए कथोपकथन को छोटा और सार्थक होना चाहिए। पात्रानुकूलता, वातावरण अनुकूलता और प्रसंगानुकूलता नाटकीय कथोपकथन के अनिवार्य गुण हैं। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों में, है ना, हमारी हिंदी जो है वो संस्कृत से निष्पन्न हुई है, तो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों में विस्तार पूर्वक कथोपकथन के प्रकारों का विस्तृत विवेचन है। अब अगला देखिए, देशकाल और वातावरण क्या है। देशकाल और वातावरण की सर्जना। उपन्यास की भांति नाटक में भी देशकाल और वातावरण का चित्रण उपयुक्त, पूर्ण और हृदयग्राही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और हृदयग्राही होना चाहिए।
इससे पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता और वास्तविकता आ जाती है। इसलिए प्रत्येक युग प्रत्येक देश तथा वातावरण का चित्रण उसकी सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज, रहन सहन और वेशभूषा के अनुरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सभ्यता, संस्कृति। अब हम बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। और हम चित्रण किसका बता रहे हैं? यूनान का चित्रण बता रहे हैं, तो ये गलत होगा ना। तो हमें जैसा चित्रण, जैसे मान लीजिए राजस्थानी संस्कृति का कोई नाटक है तो राजस्थानी संस्कृति रखनी पड़ेगी, उसी अनुसार रीति रिवाज दिखाने पड़ेंगे, है ना। रहन सहन उसी अनुसार दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए एक आधुनिक युग का नाटक है और हम हवेली में उसका चित्रण कर रहे हैं तो ऐसा गलत होगा, है ना। वेशभूषा उसी के अनुसार होगी। मान लीजिए कोई ऐतिहासिक नाटक है और उसकी जो वेशभूषा जींस टी शर्ट नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई आधुनिक युग का नाटक है, उसकी वेशभूषा धोती कुर्ता नहीं हो सकती। तो वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज के अनुसार जो है वो नाटक होना चाहिए। किंतु चित्रण में रंगमंच की सुविधाओं और सीमित स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए। रंगमंच की क्या सुविधा है, आप क्या पहन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आग का चित्रण है मान लीजिए, तो आग का चित्रण आप वहाँ पे आग लगा के थोड़ी दिखा सकते हैं, पर्दा जल जाएगा, गंभीर क्षति होने की हो जाएगी, गंभीर क्षति, दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए हम आग का केवल हल्का सा कुछ पीछे से जला के, दूर से जला के दिखा देते हैं। बाढ़ का चित्रण है तो हम बचाओ 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 ऐसे संवादों के माध्यम से बाढ़ हानि प्रकट कर देते हैं। तो सीमित स्थान और रंगमंच की सुविधाओं का हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन यूनानी नाटक आचार्यों ने नाटक में देश काल की समस्या पर विचार कर संकलन त्रय का विधान किया था। संकलन त्रय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नाटक में होती है, बहुत महत्वपूर्ण उपादान, नाटक का तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्थल की एकता होती है, कार्य की एकता होती है और काल की एकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे अब मान लीजिए हम कोई घटना 1948 की बता रहे हैं और एक घटना हम 2019 की बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1948 के बाद 1949 की ही घटना आएगी, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कोई घटना का दृश्य हम बता रहे हैं पाकिस्तान का और कोई घटना का दृश्य हम बता रहे हैं मान लीजिए जयपुर के किसी गांव का, ऐसा नहीं हो सकता। जयपुर के किसी गांव के चित्रण के साथ साथ जैसलमेर के किसी गांव का चित्रण हो सकता है, लेकिन स्थल की, जगह की, स्थल की जहाँ उसके अभिनेता उसको कर रहे हैं, वो कार्य की और काल की। मान लीजिए मैंने बताया था कार्य, एक व्यक्ति अभी आटा पिसवा के लेकर आया है, गेहूँ पिसवा कर लेकर आया है और उसे हम दूसरे दृश्य में हम लड़ाई में उसको तलवारों से तलवारबाजी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसे उसका शासन चलाना दिखाएंगे, फिर उसका तलवारबाजी करना उसको दिखाएंगे। इस तरीके से तीनों चीज़ों की, स्थल की भी होनी चाहिए, कार्य की भी होनी चाहिए और काल की भी एकता। कई बार क्या होता है, जब ये सब क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम नाटक की अभिनेता करते हैं, जब हम नाटक को मंच पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मूल रूप से नाटक का उद्देश्य क्या है, समाज के सामने प्रस्तुत होना, समाज की समस्याओं का, आत्मव्यक्ति का प्रचार प्रसार करना। तो यदि हम जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, इन उपादानों का, इन तत्वों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे नाटक की अभिनेता प्रभावित होगी। हमारा नाटक जो है वो किसी भी तरह से श्रेष्ठ नाटक की संज्ञा में नहीं आ पाएगा। हमें इन तत्वों का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है। अगला देखिए, हमें अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, वो है नाटक का जो है उद्देश्य। हम लोगों को ध्यान रखना है कि देशकाल वातावरण के बाद जो है वो नाटक का उद्देश्य जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाटक का उद्देश्य के विषय में भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में अंतर है। देखिए क्या क्या अंतर है। भारतीय आचार्यों ने नाटक में रस को प्रमुखता दी है ना, रस को प्रमुखता दी है कि रस जो सहृदय है, रस का भोक्ता है, वो नाटक देख करके रसानंद प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे, रस प्राप्त करे, तो रस को प्रमुखता दी गई। लेकिन पाश्चात्य नाटकों में व्यक्त और अव्यक्त रूप में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है कि वह किसी प्रकार का जीवन मीमांसा या विचार सामग्री के रूप में वो चीज़ सामने आती है, कि जीवन मीमांसा या विचार सामग्री के रूप में वो सामने आता है और आंतरिक और बाह्य संघर्ष के द्वारा दर्शक या पाठक उस उद्देश्य को समझने में सफल होते हैं। वो ये चाहते हैं कि संघर्ष हो,
है ना, और उसके द्वारा जो फलागम की स्थिति है, उसके द्वारा जो मिलने वाला जो रस है वो संघर्ष के द्वारा हो, ये पाश्चात्य विचारक चाहते हैं। लेकिन भारतीय जो विचारक हैं वो क्या चाहते हैं कि रस को प्रमुखता दी है उन्होंने कहा है कि रस जो है अंततः किसी भी रचना का, किसी भी नाटक का या किसी भी रचना का प्रणयन जो होता है, रचना का उद्देश्य जो होता है वो रस प्राप्ति है ना। और भारतीय जो नाटक हैं इसीलिए सुखांत रखे गए हैं, बहुत दुखांत नहीं रखे जाते हमारे यहाँ नाटक, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ सुखांत नाटकों की परंपरा विद्यमान यहाँ रही है कि सुखांत नाटक हमारे यहाँ इसीलिए ताकि जो अंत में है, अंत भला तो सब भला वाली जो है, इस बारे में हम फिर चर्चा कर लेंगे। अब है नाटक की का प्रमुख तत्व है शैली। शैली क्यों चाहिए, शैली की क्या आवश्यकता है? नाटक में शैली को भी साहित्य के अंगों की अपेक्षित शैली का ध्यान रखना पड़ता है। कथोपकथन की शैली ही नाटक की प्रधान शैली कही जाएगी। भाई कथोपकथन की शैली संवाद अदायगी जो है वो नाटक की प्रमुख होती है ना। और हमें जो शैली है इसमें, अब मान लीजिए कोई उदास सा जो व्यक्ति है, बहुत उदास है और वो इस तरीके के संवाद अदायगी कर रहा है जो बहुत जोश वाली है, तो उसका चेहरा तो उदास है और वो जोश वाली, तो शैली का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो शैली है वो हमें इस तरीके की रखनी है। उदास व्यक्ति की जो दुख में है उसकी शैली वैसी ही है, उसकी संवाद अदायगी वैसी ही है, और जो सुख में है, जो उत्साह में है, जो जोश में है, उसकी शैली वैसी ही है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये जो नाटक के तत्व हैं, हम नाटक के उद्भव और विकास के बारे में आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आपको नाटक के तत्व समझ में आ रहे हैं। क्योंकि अगर नाटक के जो मूल आधार तत्व अगर हमको समझ में आ गए, है ना, ये प्रश्न हमेशा बनता है कि नाटक किसे कहते हैं और नाटक के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या बताए गए हैं, तो उसके बाद हमें नाटक के उद्भव और विकास को समझने में कतई कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब अगला और अंतिम जो है वो क्या है, नाटक के लिए हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया, ज़रूरत होती है हमें अभिनय की। किस चीज़ की? अभिनय की। कैसे हम अभिनय करेंगे? क्योंकि उपन्यास, कहानी, इन सब चीज़ों से नाटक इसीलिए तो अलग है कि उसमें अभिनेता होती है ना, उसमें संवाद अदायगी होती है। हम नाटक क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि संवादों के माध्यम से, अभिनेता के माध्यम से हमें वो जो कथा वस्तु है वो समझ में आ जाए, है ना। हम जो समस्या चल रही है, जो समस्या का चित्रण चल रहा है, जो समस्या का चित्रण उस नाटक में किया गया है, वो हम तक पहुँचे और कहीं ना कहीं हम इस बात को, उस रस को अंगीकृत करने में समर्थ हो सके, है ना। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार अभिनय भी नाटक का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं, है ना। कौन कौन से माने गए हैं? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, अंगों से जो किया जाए, हाव भाव से। वाचिक, वाणी से जो किया जाए। सात्विक और आहार्य। इस प्रकार नाटक की सार्थकता उसके अभिनीत होने में है। नाटक की सार्थकता किसमें है? उसके अभिनीत होने में है। कुछ नाटक केवल पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं, परंतु अधिकांश नाटक अभिनय के लिए भी लिखे जाते हैं। जैसे कुछ मेरे विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करेंगे कि नाटक के मैडम प्रसाद जी के जैसे नाटक हैं उनका कैसे अभिनय हो सकता है, वो बड़े बड़े हैं, या और भी कई नाटक हैं, वो उनका कैसे अभिनय हो सकता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन नाटक, जो अधिकांश नाटक है वो अभिनय के लिए लिखे जाते हैं। नाटक की जो मूलभूत तत्व है, जो नाटक की जान है, नाटक के प्राण है, वो अभिनय है, अभिनय के लिए लिखे जाते हैं। अतः रंगमंच जो है वो नाटक का एक अनिवार्य अंग है। रंगमंच में नाटक तभी सार्थक है जब उसका प्रदर्शन सार्थक है। नाटक तभी सार्थक है जब उस पर किया जाने वाला अभिनय सार्थक है। हम सब जानते हैं कि नाटक जो है वो, जो नाटक हम क्यों करते हैं, है ना, किसी समस्या के प्रदर्शीकरण के लिए, आत्म जाति की रक्षा का भाव होता है, मैंने बताया, अनुकरण के लिए करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? उसको कहानी और नाटक में क्या अंतर है? कहानी हमने पढ़ ली और ख़त्म हो गई, लेकिन नाटक जो है वो उसको देख करके किसी भी, क्योंकि नाटक एक दृश्य काव्य है, उसमें जो मूल चीज़ है वो है उसकी अभिनेता। हम कुछ अभिनेताओं को क्यों याद रखते हैं, है ना, इसलिए हम उसे याद रखते हैं। जैसे आधे अधूरे नाटक है, उसमें इप्टा संस्था ने उसका मंचन करवाया, है ना। जैसे मनोहर श्याम जोशी के कई नाटक, विजय तेंदुलकर के कई नाटक हैं, उनके अभिनय किए गए। क्यों किए गए?
उस अभिनेता को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो हमारे मन पर अपने अभिनय द्वारा एक ऐसी छाप छोड़ जाता है, एक ऐसी विलक्षण छाप छोड़ जाता है जो हम कभी नहीं भूल सकते। एक चीनी कहावत है कि 100 बार सुने हुए से एक बार देखा हुआ बहुत अधिक समय तक हमें याद रहता है। तो विद्यार्थियों, मित्रों, वो नाटक में ऐसा क्या है, वो नाटक का जो प्राण है, नाटक के जो तत्व हैं, नाटक की जो जान है, वो क्या है? अभिनेता है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी नाटक कैसे भारतेंदु युग से कौन सा नाटक हमारा पहला नाटक माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगामी वीडियोस में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।